हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की वीडियो लेके आ चुके हैं। जैसे कि आप बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दो, तो पीवाईक्यूज लेके आ चुके हैं। ज़्यादा पीवाईक्यूज नहीं है, बट जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है। कंपार्टमेंट के एग्जाम के हों, सैम्पल पेपर के हों या पास्ट ईयर पेपर्स के हों, सब ले लिए हमने। ठीक है ना। अगर आपको पढ़ना है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स तो लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, और उसके एमसीक्यूज की भी अलग से वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज करवाए हैं। ठीक है। बट आपने अगर पढ़ लिया है थोड़ा बहुत तो आप ये पीवाईक्यूज कर लो, मोर देन इनफ है। ठीक है ना। 5 नंबर का चैप्टर है, एमसीक्यूज आएंगे एक दो नंबर के, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर 3 एमसीक्यू आ जाएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत जल्दी मैं ब्लूप्रिंट भी लेके आने वाला हूँ कि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ सालों में, अप्लाइड मैथ्स जब से आई है तब से किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, मैं ब्लूप्रिंट बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो चैनल पर देखना वो। बाकी बात करते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, डिस्कस करेंगे चीजें। देखो, प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में क्योंकि एक्चुअल में ना किसी भी बुक में पूरा मटेरियल नहीं है, किसी में ज्यादा है, किसी में बिल्कुल कम है, किसी में आधा अधूरा है। तो इस तरीके से आपके पास मटेरियल है, बट टेंशन नहीं लेनी है। जितना पीवाईक्यूज में आप कर लोगे उस लेवल का ही आप समझ जाओगे क्या है। ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 5 नंबर का चैप्टर है, कवर हो जाएगा इन क्वेश्चन से। जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे वन शॉट में, सब आप समझ जाओगे और इतना ही करके आ जाओगे एग्जाम में। इससे आप पढ़ सकते हो पूरा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। कुछ ज्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल ही अलग है, तो एक्चुअल में ज्यादा डिफिकल्ट पूछेगा भी नहीं सीबीएसई, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल ही पूछ रहा है। जब से अप्लाइड मैथ्स बनी है और जब से ही इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बहुत सिंपल आ रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। देखो सिंपल है। फॉर अ स्टूडेंट टी टेस्ट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी इज गिवन बाय, सिंपल फॉर्मूला पूछा है टी का। तो टी का फॉर्मूला आपको पता है ना कि हम दो फॉर्मूले एक्चुअल में यूज करते हैं। ठीक है ना। हम दो फॉर्मूले एक्चुअल में यूज करते हैं, एक तो ये वाला भी करते हैं हम, और एक ये वाला भी हम यूज करते हैं। ठीक है ना। एक हम ये वाला भी यूज करते हैं, एस अपॉन में अंडर रूट एन वाला। बट यहां पर ऑप्शन देखो, आपके पास ऑप्शन में ये n-1 वाला फॉर्मूला है। सिंपल टी टेस्ट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वही फॉर्मूला पूछा है सिर्फ एमसीक्यू में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सारी वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आ गया, द मीन ऑफ आईक्यू ऑफ अ टू ग्रुप। अब देखो, 2 सैंपल टी टेस्ट और 1 सैंपल टी टेस्ट पढ़ते हैं हम, जिसमें हम नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। ठीक है ना। टी टेस्ट उसके लिए करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 सैंपल टी टेस्ट का, जिसमें आपको सब कुछ अलग अलग चीजें दी हुई हैं। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लो। पूछा है टेस्ट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द आईक्यूज ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस जो हमें बनाना है, वो बनाने के लिए क्या बोला गया है कि देखो, नल हाइपोथेसिस जो हमें बनाना है, हमें टेस्ट करके बताना है कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों आईक्यूज में, दोनों ग्रुप के आईक्यूज में, जो दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स के आईक्यूज हैं, एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये हमें वैल्यू दी होती है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी। इस तरीके से ही आपने क्वेश्चंस किए होंगे। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इस बार भी मिलने वाले हैं ऐसे ही। ठीक है ना। 1 सैंपल टी टेस्ट हो चाहे 2 सैंपल टी टेस्ट हो। चलो, सबसे पहले हम यहां पर एच नोट मतलब क्या होता है, ये नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं। एक्चुअल में हमें देखो क्या चाहिए, टेस्ट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द आईक्यूज ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है कि यहां से जो आपका मीन दे रखा है दोनों आईक्यू का, वो सेम है या नहीं है। तो इसका मतलब आप यहां से एक्स बार 1 = एक्स बार 2 ये होना चाहिए, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है ना। ये हमें चेक करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लास्ट में फिर वर्ड प्रॉब्लम में लिख के आना। एक्चुअल में अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब देखो ध्यान से,
कई बार स्टेटमेंट लिखने में लास्ट में प्रॉब्लम आती है, पता नहीं चल पाता कि नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट हो गया तो स्टेटमेंट क्या लिखनी है, वो ऐसे पता चलेगी। अगर दोनों मीन बराबर हैं तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ना, और अगर दोनों मीन बराबर नहीं है इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो अब देखो सॉल्व कैसे करना है। चीजें हमें सारी दी हुई है, ये हमें मीन की वैल्यू गिवन है कितनी, 18। n1 कितना गिवन है, n1 कितना है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास n1 ही था, 18। मीन हमें दिया हुआ है 95 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है हमें 10। उसके बाद दूसरी वैल्यू n2 हमें दी हुई है कितनी, 12 है, और मीन कितना है, दूसरे ग्रुप का सैंपल मीन जो है हमारा वो है 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, वो है 8। क्लियर है इतनी बात। ये हमें वैल्यूज सारी गिवन है। हमारे पास टी टेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है, टू सैंपल टी टेस्ट की बात कर रहा हूं। टू सैंपल टी टेस्ट में जो फॉर्मूला होता है एक्स बार, मतलब वो दोनों मीन का डिफरेंस, ठीक है ना, दोनों मीन का डिफरेंस अपॉन में अंडर रूट लगाओगे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस दूसरे वाले स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अपॉन n2। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ग्रुप के गिवन हैं तो टी टेस्ट के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आओगे, ठीक है ना। जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के गिवन है तब, अभी आगे एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें हमें गिवन नहीं होंगे दोनों के, तो उसमें कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है एस, वो अभी बताऊंगा आगे जब क्वेश्चन आएगा। यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो 95 माइनस 100 अपॉन S1 का स्क्वायर यानी कि 100, 10 का स्क्वायर अपॉन में 18 प्लस में 64 अपॉन में 12। ठीक है जी, इसको सॉल्व करो। देखो ज्यादा अगर टेंशन नहीं लेनी है तो सिंपल इसको डिवाइड करो, पॉइंट के 2 डिजिट तक निकालो, इसको इससे डिवाइड करो, पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट के 2 डिजिट तक निकालो, दोनों को ऐड करके अंडर रूट निकाल दो और फिर सॉल्व कर दो, कहानी खत्म। ठीक है ना, अगर ज्यादा झमेला नहीं डालना तो। ठीक है जी, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, और पॉइंट के आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है तो चल जाएगा इतना। तो हम 100 को डिवाइड करते हैं 18 से तो ये 5.555 समथिंग आएगा, तो बस 5.55 लिखो, प्लस 64 को सीधे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 5.33 समथिंग। तो करना तो पड़ेगा ये आपको, ठीक है ना, चाहे उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके करो फिर भी करना तो पड़ेगा ही, प्लस 5.55 तो ये 10.88 समथिंग आ जाएगा आपका, 10.88। ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, आपको पता होगा ये कि 10.88 पीछे से दो दो के पेयर बनाते हैं, यहां पर आ जाएगा 3 3 जा 9, 1 3 और 3 6, ये दोनों को ऐड करके लिखते हैं और ये दोनों पेयर में उतर जाते हैं। अब यहां पर हमें इस प्लेस पर एक ऐसा नंबर सोचना है जो 188 आ जाए या उससे छोटा आ जाए, तो 63 3 करके देखते हैं। अगर तो 3 3 9, ये तो बड़ा आ गया तो इसका मतलब 2 ही जाएगा, ये 1 2 4, 64 बचा, ये 2 इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट आ जाएगा इधर, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने उतारा है तो वो पॉइंट इधर लगेगा। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, मन है तो कर दो, नहीं तो इतना ही करके अप्रोक्सीमेट में छोड़ भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि एग्जाम में टाइम कम है, वेस्ट हो रहा है, तो 3.2 करके भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 62 और 2 को ऐड करो, अब पॉइंट लगा है, 2 जीरो आ जाएंगे पेयर में, यहां से आपका ये चला जाएगा 5 टाइम्स करके देख लो, या फिर कितने जा करोगे, 64 5 जा करके देखो, 5 जा नहीं, काफी बड़ा जाएगा ये, 6 4 9 जा करके देखो, 44 4, हाँ ये चला जाएगा। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता चल गया ना 9 आना है, बस कहानी खत्म। तो -5 अपॉन में 3.29, अब आपको इसको डिवाइड करके भी देखना पड़ेगा, बस इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इतना तो करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा तो आपसे इतना तो करवाना ही करवाएगा ना सीबीएसई, हर क्वेश्चन में फ्री के नंबर तो नहीं मिलेंगे। तो 1.5197, तो ठीक है, राउंड ऑफ करके 1.52 लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1.52 आ रहा है,
अब जो स्टेटमेंट होती है, अब क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी जो हमें एग्जाम में गिवन आएगी वो है 2.763, ठीक है ना। जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो निकाली है टी की, ठीक है ना, वो कितनी है, माइनस का 1.52। क्लियर है इतनी बात। अब क्योंकि हम मॉड में बात करते हैं, मॉड में चेक करते हैं, ये नेगेटिव नहीं होती है वैल्यू, पॉजिटिव होती है, तो हम एक्चुअल में टी मोड, अगर हमारा ये लेस देन है टी जो गिवन है वैल्यू, उससे जो हमारी वैल्यू गिवन है, इसको आप चाहे ऐसे लिख दो, चाहे अल्फा बाय 2 करके शो कर दो, वो आपकी मर्जी है कैसे शो करना चाहते हो आप, या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी लेस देन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर दो, ये क्रिटिकल वैल्यू हो गई ना, क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अब देख लो, हमें साफ पता चल रहा है कि 1.52 ये तो पॉजिटिव में हो जाएगा जब मॉड में जाएगा, तो इसका मतलब मॉड में ये रखा हमने, तो ये पॉजिटिव हो गया ना वैल्यू, तो सीधे 1.52 लेस देन है 2.763 से। तो ये कंडीशन हमारी तब होती है जब नल हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, डू नॉट रिजेक्ट। तो नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट होगा अगर हमारी ये वाली कंडीशन हो रही है, ठीक है ना। अगर क्रिटिकल वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होती है उससे हमारी वैल्यू कम आ गई, कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने निकाली है वो कम आ गई अगर, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट। बहुत डिमांड कर रहे थे ना कि सर पढ़ा दो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, अब पढ़ा रहा हूं तो अच्छे से समझ लो। तो नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होगा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द आईक्यूज ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर नल हाइपोथेसिस यहां पर रिजेक्ट हो जाता तो हम कहते कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, तो एक्सेप्ट होने पर कंडीशन क्या थी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बस आपको यहां पर क्या लिखना है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट, ये लाइन जरूर लिख के आनी है एग्जाम में, नो लास्ट में, अगर ये जिस वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ये है कि लास्ट में आपको ऐसी लाइन जरूर लिखनी है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी आईक्यूज ऑफ टू ग्रुप्स। क्वेश्चन में से ही छापना है, क्वेश्चन में से ही छापना है पूरा, अपने पास से थोड़ी बनानी है, क्वेश्चन में से छापना है हमें तो। क्लियर है इतनी बात। तो ये हो जाएगा आपका कि बस ये आपका क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन ऐसा, और आपका मौजा ही मौजा हो जाएगी, ठीक है ना। बस यहां पर आके ये जो छोटी सी कैलकुलेशन, छोटी सी नहीं कहूंगा, है कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बट ये आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बस इतना सा काम करना है, उसके बाद तो ये कंडीशन पता होनी चाहिए आपको कि अगर लेस देन रहेगी हमारी वैल्यू निकाली हुई, हमारी वैल्यू निकाली हुई लेस देन होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट का मतलब क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। आपकी मर्जी है, आप यहां पर लिख दो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, मैंने लिख दिया डू नॉट रिजेक्ट, एक ही बात है ना। चलो चलें आगे। एमसीक्यू आ गया, बीच बीच में एमसीक्यू भी मिलते रहेंगे, बीच बीच में बड़े क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, जिससे कि आप एक साथ बड़े बड़े क्वेश्चंस में बोर ना हो जाओ। तो देखो, टू सैंपल टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लास्ट ईयर के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। N1 प्लस N2 माइनस 2, ये होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला जब टू सैंपल टी टेस्ट होते हैं। तो आपको वहां पर दो ग्रुप्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे अभी लास्ट हमने क्वेश्चन किया था ना, उसमें हमें N1 और N2 मिला था, वो टू सैंपल टी टेस्ट है, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। और वन सैंपल टी टेस्ट का तो बहुत ईजी है, वो पिछले साल से पिछले साल आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें फॉर्मूला क्या है, n-1 सिंपल, इसमें है n1 प्लस n2 माइनस 2, तो ऑप्शन मैच कर लो, सिंपल सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अभी देखो, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है, ये कंडीशन क्या होती है, जब कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने निकाली है वो अगर लेस देन हो जाए जो क्रिटिकल वैल्यू है, ये एक्चुअल में जो लिखा हुआ है ना टी वी अल्फा, इसका मतलब क्या है कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम,
तो जो टेबल दी होती है ना हमें टी टेस्ट टेबल पीछे, उस पर हम चेक करते हैं ना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाके वो चेक करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, बट हमें वो करने की जरूरत नहीं है, हमें तो एग्जाम में मिलती है क्वेश्चन में, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मिली थी। जब ये कंडीशन होती है तो इसका मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू हम निकालते हैं, जो हम निकालते हैं वैल्यू कैलकुलेटेड जो हमने निकाली है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी अगर लेस देन हो क्रिटिकल वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी यानी कि जो टेबुलर वैल्यू जो टेबल में गिवन होती है, जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, जो एग्जाम में गिवन आएगी हमें, जो गिवन वाला पार्ट है और ये हम निकालने वाला पार्ट है, अगर ये छोटा होता है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या होता है, डू नॉट रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब एक्सेप्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, एक्सेप्टेड। सिंपल, अभी किया है हमने। देख लो इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन, इजी इजी से क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछते हैं इस चैप्टर से। अब ये क्वेश्चन देखो, वन सैंपल टी टेस्ट का। द मीन वीकली सेल्स ऑफ अ फोर व्हीलर वर 50 यूनिट्स पर एजेंसी इन 20 एजेंसीज। ठीक है, ये आपको मीन वीकली सेल्स दिया हुआ है। आफ्टर एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, हमने एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया, उससे हमारी जो सेल है वो इंक्रीज हो गई, 55 यूनिट्स हो गई पर एजेंसी। ये सैंपल डाटा है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये गिवन है। टेस्ट वेदर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन वाज सक्सेसफुल, क्या वो कह रहे टेस्ट करके बताओ क्या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। ठीक है ना, चलो तो नल हाइपोथेसिस से पता चल जाएगा कि डू नॉट रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है, जो भी है उससे पता चल जाएगा। अभी टी टेस्ट से पता कर लेते हैं। तो देखो अगर यहां पर जो सेल है वो 50 रही या उससे कम हो गई, तो इसका मतलब जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वॉज नॉट सक्सेसफुल। अब कई स्टूडेंट्स को ना ये समझ नहीं आता कि ये कैसे लिखें। आपको ये सोचना है पहले, इससे ये बनाना है, इससे ये नहीं बनाना। आपको पता नहीं चलता ना कि u लेस देन 50 लें या ग्रेटर देन 50 लें, नहीं तो अगर नल हाइपोथेसिस ये है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 50। ठीक है ना, अगर आपने इसको ऊपर ले लिया इसको नीचे ले लिया तो इसका मतलब तो कहानी खत्म, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन गलत। आपको ये चीज सोचना है कि नल हाइपोथेसिस जो होता है वो क्या होता है, हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होता है, उसी से तो हम डिसाइड करते हैं कि डू नॉट एक्सेप्ट या रिजेक्ट की बात होती है जब। तो यहां पर वो ये कह रहा है कि अगर मेरी सेल 50 रही या उससे कम हो गई तो एडवर्टाइजमेंट करने का फायदा नहीं हुआ ना, सक्सेसफुल नहीं हुआ वो। अगर मेरी सेल 50 से ज्यादा हो गई तो इसका मतलब एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो होगा वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है ना, आप इसको लेस देन भी ना लेके ना, लेस देन ना लेके आप ये भी सोच सकते हो कि 50 हो हमारी। ठीक है ना, 50 हो, यानी कि वही चीज है ना कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मेरी सेल 50 ही रही, कम को तो चलो रहने ही दो, मेरी सेल अगर 50 ही रही ऐड करने के बाद भी, तो क्या फायदा हुआ ऐड करने का, नहीं हुआ ना कोई फायदा। और जो नल हाइपोथेसिस होता है उसमें मैं यही चेक करता हूं कि जो मेरा पॉपुलेशन मीन होता है और जो सैंपल मीन होता है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर हो, तभी तो बात होती है। नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं हम। इस पे देखो क्या क्या हमें गिवन है, एन की वैल्यू 20 गिवन है, एक्स बार ये हमें 55 गिवन है। ठीक है ना, और म्यू हमें 50 गिवन है, एस हमें 10 गिवन है। वन सैंपल टी टेस्ट में फॉर्मूला लगा दो, ये होता है आपका फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 55 माइनस 50 अपॉन 10 रूट में 20, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो होता है इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में रूट 20, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, और रूट 20 को आप लिख सकते हो 2√5। रूट 5 की वैल्यू होती है 2.73 समथिंग होती है। ठीक है ना, 2.73 समथिंग होती है। तो बस ठीक है, टी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, कैलकुलेटेड वैल्यू जो आ गई वो ये आ गई, और क्रिटिकल वैल्यू या टेबुलर वैल्यू हमें दे रखी है वो। अब क्या बोला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमें पता है 19 आ जाएगा क्योंकि वन सैंपल टी टेस्ट है, तो n-1 करते हैं तो v यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है हमारा 20 - 1 यानी कि 19 आ गया। ठीक है ना, यही होता है वन सैंपल टी टेस्ट का फॉर्मूला।
अब यहां पर देखो, जो क्रिटिकल वैल्यू है, जो क्रिटिकल वैल्यू है ऑफ टी वो है 1.729, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 2.73। इसका मतलब जो टी की वैल्यू जो निकल के आई है आपकी, कैलकुलेटेड वैल्यू जो निकल के आई है, ये तो ग्रेटर देन निकल के आ गई ना क्रिटिकल वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू से ऑफ टी से। ठीक है ना, इस तरीके से लिखना चाहते हो इस तरीके से लिख लो, ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो जैसे ऐसे लिख लो कि टी 0.005 पर जो वैल्यू थी वो बड़ी है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से। यहां पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव ही निकल के आया है। तो देखो ये ग्रेटर देन हो गया। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, लेस देन पे तो नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट, इस पे उल्टा हो जाएगा कि नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट का मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन रिजेक्ट हो गई, ये वाली कंडीशन रिजेक्ट हो गई, एडवर्टाइजिंग कैंपेन वाज नॉट सक्सेसफुल, ये रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या एक्सेप्ट हो गया, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। तो अगर नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, यानी कि ये वाली कंडीशन हम कह सकते हैं अब, तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल रहा, ये मतलब होता है इसका। ठीक है ना, नहीं आता समझ में इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, देखो इसको बार बार, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने हैं, यही आने हैं, और कुछ नहीं आएगा इससे बाहर। इतना समझ में आया ना कि हमने पहले क्या क्या कंडीशन ली। देखो दोबारा समझो, वो कह रहा था कि टेस्ट करके बताओ कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि हमने जो कंडीशंस ली हैं वो बराबर होनी चाहिए या फिर उससे कम नहीं होनी चाहिए, ये तो है ना, बराबर हो। इसका मतलब अगर 50 यूनिट सेल हो रही थी पहले, अगर अभी भी 50 यूनिट्स की सेल चल रही है तो फिर तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन का कोई फायदा नहीं है, नॉट सक्सेसफुल। हाँ अगर सेल बढ़ गई है तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन का सक्सेसफुल होगी। ठीक है ना, अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ये वाला पोर्शन तो रिजेक्ट हो गया, तो एक्सेप्ट क्या होगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या कहता है वो कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल रहा। तो बस हम यहां पर कह सकते हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट, लिख लेना आप कि वी कैन कंक्लूड दैट कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज सक्सेसफुल। ठीक है ना, बस ये लास्ट में जरूर लिख के आनी है आपको लाइन। ठीक है ना, इससे ज्यादा कोई राम कहानी नहीं लिखनी है आपको, बस इतना ही ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से आपको ये चीजें निकालनी है। आ गया होगा आपको ये समझ में, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा समझ में, इतना डिफिकल्ट है नहीं है। जब आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली हमारे साथ तो फिर तो ये तो कुछ भी नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बल्ब प्रोड्यूसिंग कंपनी क्लेम करती है कि उनका बल्ब जो है 20 मंथ्स मीन लाइफ, यानी कि एक एवरेज लाइफ जो है वो 20 मंथ्स है उनकी बल्ब की। ठीक है ना, हमें टेस्ट करके बताना है कि कंपनी जो क्लेम कर रही है वो सही है। तो जो नल हाइपोथेसिस बनेगा ना इसमें, देखो नल हाइपोथेसिस क्या बनना चाहिए, कंपनी कहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 20 मंथ्स तक तो चलेगा ही चलेगा, उससे ज्यादा भी चल सकता है। ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा कि हम कहें कि उनका प्रोडक्ट 20 मंथ से कम चले। ठीक है जी, अगर ये काम होता है तो जो फैक्ट्री का जो क्लेम है, जो फैक्ट्री क्लेम है इज वैलिड, और अगर ये काम नहीं होता तो फैक्ट्री क्लेम इज नॉट वैलिड। सिंपल सी बात है ना, जो फैक्ट्री क्लेम कर रही है उससे देखना है हमें नल हाइपोथेसिस को। अब यहां से जो एन है वो तो 8 है, क्योंकि 8 बल्ब हमने सैंपल डाटा लेके चेक किया है। तो पहले हम सैंपल मीन निकाल लेते हैं जो हमने सैंपल डाटा कलेक्ट किया था। इन सबको ऐड करके 8 से डिवाइड करेंगे जैसे हम नॉर्मल मीन निकालते हैं। तो आप इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद ये आएगा आपका 176 अपॉन 8, तो ये कट के आ गया आपका 22।
अब हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, हमारे पास है ही नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला ये, ठीक है ना। अब ये चीज कैसे निकलेगी, देखो सिंपल है बहुत, आप नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स में ये चीज निकालते भी होंगे, 11th में पढ़ के आप आए होंगे ये चीज। तो यहाँ पर देखो x में से ये x है, इसमें से x बार माइनस करके उसका स्क्वायर करना है। 24 माइनस 22 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 22 माइनस 22 0 हो गया, 27 माइनस 22 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 18 माइनस 22, 18 माइनस 22, देखो आपकी मर्जी है, आप या तो ऐसे करके टेबल बना के कर लो, या आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मार्क्स आपको पूरे ही मिलेंगे। 18 माइनस 22 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, और फिर उसके बाद 20 माइनस 2 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 4 आएगा, और उसके बाद आएगा 9। इनको आप ऐड करो तो 62 आ जाएगा आपका ऐड करके, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर लिखना है, और ये अंडर रूट में होता है, सॉरी ये अंडर रूट में होता है फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा आपका ये, और इसको आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में 7.75 आ जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट के 2 डिजिट तक ही निकालना बहुत है, और फिर इसको आप अंडर रूट निकालोगे इसका तो 2.78 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब आपको नॉर्मल टी टेस्ट करना है। टी टेस्ट के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, टी टेस्ट के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर n-1, नीचे n-1 रखना है यहाँ पर, क्योंकि n की वैल्यू जो है 8 है, 8 है, छोटी वैल्यू है, तो इस वजह से हम यहाँ पर n-1 वाला लगा रहे हैं। तो x बार कितना आ गया 22 माइनस 20 अपॉन में s कितना है 2.78 अपॉन में 8 माइनस 1 यानी कि 7 आ गया। क्लियर इतनी बात, ये अंडर रूट 7 ऊपर चला जाएगा और वो आ जाएगा 2 अपॉन में 2.78 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 की रूट निकाल लेना आप, बस खाली 2 पॉइंट तक 2.64 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2.64 अपॉन में 2.78, ये पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन बची अब तो बस कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा के 278 से डिवाइड करना है, तो आपका 1.89 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, बस वैल्यू निकल के आ गई आपकी। तो अब क्रिटिकल वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू जो दे रखी है टी की, वो हमें गिवन है 2.36, और जो हमने वैल्यू निकाली है वो ये आई है कैलकुलेटेड वैल्यू, तो टी की वैल्यू लेस देन है ना, टी 0.005 वाली वैल्यू से, इस तरीके से लिख देना आप। तो इसका मतलब हो गया कि जो नल हाइपोथेसिस है वो डू नॉट रिजेक्ट, डू नॉट रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट, इस वाली कंडीशन के लिए नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट होता है। अब डू नॉट रिजेक्ट होगा तो इसका मतलब एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट नहीं हो रहा ना, तो एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब जो फैक्ट्री क्लेम कर रही है वो सही कह रही है। तो वी कैन कंक्लूड कि जो फैक्ट्री क्लेम है, फैक्ट्री क्लेम इज वैलिड, जो फैक्ट्री क्लेम कर रही थी ना कि हमारे बल्ब की लाइफ, एवरेज लाइफ 20 मंथ्स होती है, तो वो सही कह रही थी, वो फैक्ट्री जो क्लेम कर रही थी वो सही था, क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब एक्सेप्ट हो गया, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन वैलिड रहेगी, एक्सेप्ट हो चुकी है ये वाली कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट हमारी वैलिड है, तो फैक्ट्री क्लेम इज वैलिड। ऐसे करने हैं क्वेश्चंस, ऐसे समझने हैं। क्लियर है इतनी बात, चलो आगे। अब यहां पर देखो, अब ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आया था और कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बना दिया। 5 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है ये, 5 नंबर से कम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है। अगर 5 नंबर में ये अकेला क्वेश्चन आ गया तो फिर इस चैप्टर में से और कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 नंबर का ही चैप्टर है ये। और देखो, आप देखो, टू सैंपल टेस्ट है ये, 2 सैंपल टेस्ट है, और ना हमें यहाँ पर मीन दिया है ना कुछ दिया है, सब कुछ कह रहे हैं खुद निकालो, सब कुछ खुद निकालना पड़ेगा हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन भी खुद निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। और बताओ कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए डाला हुआ था। अरे भैया सीबीएसई क्या कर रहे हो, जब वो बच्चे मेन एग्जाम में पास नहीं हो पाए तो उनको कंपार्टमेंट में ऐसे क्वेश्चंस देके और क्यों उनका करियर खराब कर रहे हो। चलो, अब ग्रुप ऑफ 5 पेशेंट्स, अब यहाँ पर पहले एक सैंपल टेस्ट की बात करेंगे, फिर दूसरे सैंपल टेस्ट की बात करेंगे, यानी कि N1 जो है
वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। उसके बाद यहाँ पर मीन निकालना है, x1 बार कह दो या फिर आप x बार कह दो, दूसरे को y बार कह देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। 10 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन में 5, ये कितना आ गया आपका 18 और 12 30 और 40 बाय 5, तो 40 बाय 5 आ गया आपका कट के 8। ठीक है ना। सेम काम यहां पर भी चलाते हैं अभी कि n2 कितना आ गया हमारा, n2 कितना है 7, यहां से हम निकाल लेते हैं y बार। ठीक है ना। 14 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 11 अपॉन में 7, तो y बार कितना आ जाएगा 14, ये 12 और 8 20 30 30 और 30 और 14 हो गया आपका 44 और 1 45 और 10 55 55 और 8 हो गया आपका 55 और 8 कितना हो गया 63 63 बाय 7। ठीक है ना, इसको कट करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है जी, इतना आ गया समझ में। अब क्या करें, अब हम क्या करें, अब हमें निकालना पड़ेगा पहले सम ऑफ डेविएशंस, तो x माइनस एक्स बार, अभी समझते जाओ बस क्या कर रहे हैं हम। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से इस बार आ जाए तो, और आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस का पार्ट है, आप नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये सिलेबस में है तो आ सकता है, कुछ नहीं पता सीबीएसई का। ठीक है ना। तो देखो ये चीज निकालने के लिए क्या करोगे, वही सेम माइनस करते जाओ, 10 में से 8 माइनस करो और उसका स्क्वायर कर दो तो 4 आ जाएगा, प्लस ये 0 आ जाएगा, ये भी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये निकल के आ गया आपका, तो ये एक्चुअल में 40 हो गया ये। ठीक है ना, ये 40 निकल के आ गया। आपको बस इतना ही करना है इसमें। उसके बाद यहां से निकालना है आपको y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो ये करो आप, कितना आएगा 25, क्योंकि 5 बचेगा उसका स्क्वायर 25, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप वो वाला स्टेप भी करना चाहते हो कर सकते हो, 3 का या डायरेक्ट भी लिख सकते हो तो वो भी सही है। 12 माइनस 9 हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, फिर ये भी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 एंड उसके बाद आ जाएगा आपका 49, 7 बचेगा क्योंकि, और ये 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, इस तरीके से इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद कितना आएगा, ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका 98 आ गया। ठीक है ना, ये निकल के आ गया। अब आपको निकालना है इसका कंबाइंड एस, कंबाइंड एस, क्योंकि देखो जिस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन दोनों के अलग अलग, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जिसमें हमें सारा डाटा गिवन था 2 सैंपल टी टेस्ट का, उसमें हमने फॉर्मूला दूसरा लगाया था टी टेस्ट का। ठीक है ना, उसमें S1 और S2 अलग अलग थे, इसमें हमें अलग अलग नहीं गिवन, सबसे पहले कंबाइंड एस निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या है, इन दोनों का एडिशन और नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या लिखते हो 2 सैंपल टी टेस्ट में, ये लिखते हो ना, बस यही आएगा। तो अंडर रूट में 40 प्लस 98 अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, देख लो 5 प्लस 7 माइनस 2 10 हो गया, तो ये आ गया आपका 138 अपॉन में 10 अंडर रूट में, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर आ गया 13.8 और इसका अंडर रूट निकाल लो सिंपल। 13.8 का हम रूट निकालेंगे तो 3.71 समथिंग आएगा। ठीक है ना, ये हमारा एस आ गया निकल के। अब इसमें जो टी टेस्ट का फॉर्मूला आपका बनेगा वो सेम ही है कि दोनों जो सैंपल मीन है उनका डिफरेंस अपॉन में, क्योंकि देखो जब अलग अलग हमारे सैंपल मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आते हैं तो फॉर्मूला ये होता था। ठीक है ना, S1 अपॉन N1 प्लस S2 अपॉन N2, ये वाला लगाया था हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी, जो भी हमने अभी 2 सैंपल टी टेस्ट वाला क्वेश्चन किया था। इसमें क्योंकि कंबाइंड एस हम निकाल चुके हैं वो बाहर रखेंगे, और यहां पर नॉर्मल 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हम। मीन हमारे पास क्या है 8 माइनस 9 है, और एस जो हमने निकाला है अभी कंबाइंड वाला 1 अपॉन में 5
प्लस 1/7 माइनस 1/3.71, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12/35। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद -1/3.71, अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊट पटांग वाली है, ये ऊपर चला जाएगा √35। अब यहाँ पर आपको इनके रूट निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप अप्रोक्सीमेट में निकाल सकते हो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो तो भी ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ये 36 के करीब होता है, तो आप इसको 5.9 समथिंग कह सकते हो, कुछ भी, है ना। और उसके बाद 3.71, यहाँ पर देखो 12 है, 12 होता है 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो 3 पॉइंट समथिंग देगा वो, कुछ 3.5 समथिंग कुछ, है ना। तो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो 3.46 आ रहा है, 3.46। तो इतना अप्रोक्सीमेट में चल जाएगा अगर आपके पास टाइम कम है एग्जाम में तो। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12.84 समथिंग आएगा। इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो डिवाइड बाय 12.84, तो 0.46, तो माइनस में 0.46 आ रहा है ये वैल्यू, ठीक है ना। टी की वैल्यू हमारी ये आ रही है और यहाँ पर तो टी की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी टी की वैल्यू आई है मॉडुलस में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आई है, वो लेस देन ही है हमारी टी की जो क्रिटिकल वैल्यू है इससे। तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है वो डू नॉट रिजेक्ट होगा, डू नॉट रिजेक्ट होगा। यहां पर पूछा था कि कमेंट ऑन द रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस विद 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सिर्फ वो कह रहा था कि कमेंट करके बताओ रिजेक्शन पर, तो हमने कमेंट कर दिया कि जो नल हाइपोथेसिस है वो डू नॉट रिजेक्ट होगा। बस सिंपल सी कहानी है, इतना बताना था इसमें बस। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई। यहां पर देख लो क्या क्या है कि कैसे हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, उसके बाद टी का फॉर्मूला ये लगाया टी टेस्ट का, जब 2 सैंपल टी टेस्ट है। और ये वाला पार्ट तो सिंपल ही है, ये तो हमने पहले भी कई बार सीखा है। जो एडिशनल पार्ट हमने इसमें किया वो आप ध्यान रख लो एक बार, ठीक है ना। 3 4 बार प्रैक्टिस कर लो, चाहे एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो 3 4 बार, क्योंकि अगर आया क्वेश्चन तो एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, बस डाटा चेंज कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। चलो आगे। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आपको बना के दिया हुआ है, इसमें n की वैल्यू गिवन है और n गिवन है, 1 सैंपल टी टेस्ट ही है ये, हमें 37.5 हो गया ये। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है कितना, 5, ठीक है ना, ये हमें 5 गिवन है। और उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू भी हमें गिवन है, टू टेल्ड टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये पता नहीं उन्होंने क्या लिख दिया, टू टेल टेस्ट, अच्छा हाँ ठीक है, टू टेल टेस्ट तो ये है, ठीक है ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z लिखना, z नहीं t होना चाहिए था, यहाँ पर t होना चाहिए था, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ t होना चाहिए था ये। चलो कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ टेस्ट करके दिखाना है यहाँ पर, तो हम अपना नॉर्मल टी टेस्ट करते हैं। अपॉन में दिस, अपॉन में √n, यहाँ पर हम n क्योंकि बड़ा हो गया तो यहाँ पर अब n-1 नहीं लगाना, n रहेगा। क्लियर है इतनी बात। 37.5 माइनस में, अच्छा म्यू भी हमें गिवन ही है, 35 गिवन है, 35 अपॉन में 5 अपॉन में √81। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये आ जाएगा आपका 2.5 अपॉन में 5, ये ऊपर जाके हो जाएगा 9, तो यहां से इसको काट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.5। तो टी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई निकल के। इसका मतलब जो टी की वैल्यू आ रही है, जो टी की वैल्यू है वो तो ग्रेटर देन आ गई टी की क्रिटिकल वैल्यू से, ठीक है ना, इससे। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो 4.5 है और ये तो बड़ी आ रही है 1.96 है, तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, डू नॉट रिजेक्ट नहीं, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यही कमेंट करना था बस, कि टेस्ट करना था हमने, तो सिर्फ यही बताना था इसमें, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कि क्रिटिकल वैल्यू जो है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है टी की, वो बड़ी आ रही है क्रिटिकल वैल्यू से, तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब यहां देखो, ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा गया एग्जाम में। अब ये नहीं पता कि लगातार पूछा या शायद कंपार्टमेंट में आया है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ स्लाइड बना दी थी, ठीक है ना। बट ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, एज इट इज, फिगर भी चेंज नहीं हुई भाई साहब, देख लो, फिगर भी चेंज नहीं करी सीबीएसई ने, देख लो इतने आलसी हैं। अ मशीन प्रोड्यूसेस वॉशर्स ऑफ थिकनेस दिस टू डिटरमाइन वेदर द
मशीन इज इन पेपर वर्किंग ऑर्डर, अ सैंपल ऑफ 10 वॉशर्स इज चूजन। तो चलो लिख लेते हैं थोड़ा बहुत पहले। ये n हो गया, 10 हो गया, और ये आ गया आपका 0.50 mm, और सैंपल मीन जो आया था वो ये आया, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.03। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट वाइट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द मशीन इज वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर। मशीन प्रॉपर ऑर्डर में वर्क करे, उसके लिए जो वॉशर है, जिस जो वॉशर की थिकनेस है वो सेम ही होनी चाहिए। यानी कि जो हमने डिसाइड करी थी, जो कंपनी ने, हमने नहीं मतलब जो कंपनी ने डिसाइड करी थी कि थिकनेस इतनी रखनी है, बट हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए, हमने उसका सैंपल कलेक्ट किया, उसमें हमने मीन निकाला तो थिकनेस इतनी आ रही थी 0.53, बट आनी चाहिए थी इतनी। अगर इतनी आएगी तभी वो मशीन प्रॉपर ऑर्डर में वर्क करेगी, ठीक है ना। इसका मतलब जो पॉपुलेशन मीन है वो इक्वल होना चाहिए सैंपल मीन के। क्लियर इतनी बात? तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा 0.50 होना चाहिए, बट अगर ये नहीं होता तो मशीन प्रॉपर ऑर्डर में वर्क नहीं करेगी, यही तो मतलब हुआ। तो अगर ये होता है तो हम बोलेंगे कि मशीन इज वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है ना। अगर ये काम नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे कि मशीन इज नॉट वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर। क्लियर इतनी बात? अब करो जी टी टेस्ट करो, टी टेस्ट करो। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, एस है, म्यू नहीं है, वो आएगा एस आएगा, क्योंकि ये सैंपल वाला स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अपॉन में n-1, तो 0.53 माइनस 0.50 अपॉन में 0.03, उसके अपॉन में 10-1। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो देखो 0.03 ही आएगा, अपॉन में 0.03 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, √9, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके √9 नहीं होगा, मतलब ऊपर चला गया और 10-1 9 हो गया, ये 1 आ गया, √9 हो गया 3, तो 3 आ गया निकल के, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है जो टी की वैल्यू है वो तो ग्रेटर देन आ रही है क्रिटिकल वैल्यू से, ठीक है ना। ये 3 आ रही है और ये ग्रेटर देन है 2.262 से, तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस तो हमारा रिजेक्ट होगा। ये रिजेक्ट हो गया तो पहली स्टेटमेंट जो भी लिखी है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये रिजेक्ट हो गया, तो जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है उसको लिख देंगे बस। यानी कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, तो जो नीचे वाली स्टेटमेंट है वो काम की है हमारी। तो वी कैन कंक्लूड कि मशीन इज नॉट वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है जी। मशीन जो है वो काम नहीं कर रही सही तरीके से। देख लो, जैसे कि आप काम नहीं कर रहे, एग्जाम टाइम में पढ़ नहीं रहे, तो पढ़ लो। अब आपको देखो खुशी सी होगी, इसमें पहचानो फॉर्मूला क्या है, सिंपल पहचानो फॉर्मूला क्या है। आपको पता है कि हमने सिर्फ यही फॉर्मूले पढ़े हुए हैं दोनों, एस के n-1 वाला पढ़ा हुआ है और एक हमने पढ़ा हुआ है n वाला फॉर्मूला। बस यही तो दो फॉर्मूले होते हैं टी टेस्ट के यही दोनों फॉर्मूले होते हैं ना। ये एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन थोड़ा मिसप्रिंट है, शायद ये टी टेस्ट का ही बारे में पूछ रहा होगा, ठीक है ना। तो x बार माइनस म्यू अपॉन s √n, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिस्टिक क्या होता है, x बार, क्योंकि सैंपल मीन का जो पैरामीटर होता है वो स्टैटिस्टिक होता है, ठीक है ना, और पॉपुलेशन मीन का हमारा म्यू होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये किस तरीके से हमने निकाला है। एक्स बार सैंपल मीन होता है, तो उसको स्टैटिस्टिक से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, और म्यू जो होता है वो पॉपुलेशन मीन होता है। तो यहां पर उसके लिए तो नहीं पूछा, स्टैटिस्टिक पूछा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिस्टिक, तो एक्स बार होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में बोला है कि 10 कार्टन्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन, ठीक है। तो इसका मतलब एन की वैल्यू तो 10 हो गई, मीन हमें गिवन है सैंपल मीन 11.8 और पॉपुलेशन मीन 12 है, और यहाँ से एस जो है वो है 0.15 केजी में है ये।
बोला गया डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंटेंडिव मीन ऑफ 12 kg। तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या बनेगा, सैंपल मीन क्या अलग आ रहा है। इसका मतलब यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि म्यू नॉट इक्वल टू म्यू इक्वल टू एक्स बार या फिर म्यू नॉट इक्वल टू एक्स बार। इसका मतलब तो यही है ना कि जो सैंपल मीन है इज नॉट, जो सैंपल मीन है इज नॉट डिफर फ्रॉम इंटेंडिव इंटेंडेड मीन, ठीक है ना, अलग नहीं है, सेम ही है। या फिर सैंपल मीन इज डिफर फ्रॉम इंटेंडेड मीन। क्लियर है इतनी बात, ये दोनों बन गया। टी टेस्ट क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में एस अपॉन में अंडर रूट एन माइनस वन। तो एक्स बार हो गया हमारा 11.8 माइनस 12 अपॉन एस कितना है 0.15 अपॉन में अंडर रूट 10 माइनस वन, ये आ गया माइनस का 0.2, 0.15 मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा और 10 माइनस वन हो गया 9। पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, अगर मैं यहां पर जीरो ले लूं तो ये आ जाएगा आपका निकल के 3 आ जाएगा ये, है ना। तो माइनस का 20 अपॉन में 15 इंटू में 3, तो ये 5 आ गया और ये 4 आ गया। तो इसका मतलब ये माइनस का 4 आ गया निकल के, है ना, माइनस का 4 आ गया निकल के। क्लियर है इतनी बात। अब ये माइनस का 4 आ गया निकल के, तो मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस में वैल्यू चाहिए होती है हमें, ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन आ रही है, बट ग्रेटर देन आ रही है ना किससे, टी 0.05 से। इसका मतलब ये वैल्यू जो आ रही है 4 आ रही है, माइनस का मॉड में 4 करूंगा तो मेरा 4 ही आ जाएगा ना ये निकल के। तो यानी कि ये वैल्यू मेरी 2.26 से बड़ी आ रही है ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब जो हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस जो होगा वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो जो पहली वाली कंडीशन लिखी है नल हाइपोथेसिस के बारे में वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वाली जो स्टेटमेंट है ये एक्सेप्ट होगी, करेक्ट होगी। तो वी कैन कंक्लूड दैट, हम यहां पर कह सकते हैं कि देयर फोर, यानी कि कुछ भी हम यहां पर लिख सकते हैं जो कि सिंपल यहां पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सैंपल मीन इज डिफर, या देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड द इंटेंडिव मीन, ऐसे भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम इंटेंडेड मीन। क्लियर है इतनी बात, लिख के जरूर आना है आपने, आप अपनी लैंग्वेज में जैसे मर्जी उसको सही करके लिख सकते हो। अब देखो तीन तीन एक ही साथ ले लिए हमने एमसीक्यूज, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से एमसीक्यूज हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ, यानी कि यहां पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सैंपल का उसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड जो डेविएशन होगा ऑफ अ सैंपल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ सैंपल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये वाला देखो, अ मशीन मेक्स कार व्हील्स एंड इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 26 व्हील्स, ठीक है। द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज फाउंड टू बी दिस, टी की वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हम टी टेस्ट करने के बाद जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं ना, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी जो है वो हमें गिवन है 3.07, मतलब क्वेश्चन में निकाल के दी है। व्हाट कैन यू से अबाउट द क्वालिटी ऑफ व्हील्स प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन, कि हम क्या बोलेंगे क्वालिटी के बारे में, कि क्वालिटी सुपीरियर होगी, इंफीरियर होगी, सेम क्वालिटी रहेगी, या कैन नॉट से। अभी पता चलता है, देखो
यहां पर बोला गया है कि अ मशीन मेक्स कार व्हील्स एंड इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 26 व्हील्स द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज फाउंड टू बी दिस एज पर द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट व्हाट कैन यू से अबाउट द क्वालिटी ऑफ व्हील्स प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन। ठीक है ना, व्हील्स की क्वालिटी जो है वो क्या रहेगी कि अगर उसका सैंपल डाटा जो भी कलेक्ट किया है वो करेक्ट हो, पॉपुलेशन से बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता हो। ठीक है ना, आ रही है मेरी बात समझ में? तब हम बोलेंगे कि क्वालिटी जो है, जो क्वालिटी है वो सेम है, क्वालिटी सेम है। ठीक है ना, बट अगर उससे नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया, जैसे कि देखो अगर जो टी की वैल्यू है ये मेरी ग्रेटर देन है क्रिटिकल वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू से साहब आपको दिख रही है ना कि 3.07 जो है वो तो बड़ा आ रहा है 2.06 से। इसका मतलब मुझे ये दिख रहा है कि नल हाइपोथेसिस जो मेरा होगा वो रिजेक्ट होगा। अगर ये रिजेक्ट हो गया, अगर ये रिजेक्ट हो गया तो क्वालिटी सेम तो नहीं रही ना, सुपीरियर होगी। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो, क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस था वो क्या था कि क्वालिटी सुपीरियर तभी रहेगी जब जो कलेक्टिव डाटा है, जो सैंपल का डाटा हमने कलेक्ट किया है वो और जो पॉपुलेशन का मीन है हमारा या डाटा है वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, बट नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब जो क्वालिटी होगी वो डाउन हो जाएगी, इंफीरियर क्वालिटी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस सैंपल पेपर में थे, ये वाले क्वेश्चंस बट अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये देखो सैंपल पेपर से उठाए हैं। और देखो ये वन सैंपल टी टेस्ट तो बहुत ही इजी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वन सैंपल टी टेस्ट का, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, खत्म क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद रखो बस, वन सैंपल टी टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला n-1 और टू सैंपल टी टेस्ट में n1 प्लस n2 माइनस 2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। खत्म, तीनों क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे से। दो क्वेश्चंस और लो एमसीक्यू के। यहां पर बोला गया है, क्या बोला है जी, in a school a random sample of 145 students is taken to check whether a student's average calorie intake is 1500 or not। 145 स्टूडेंट्स का सैंपल डाटा कलेक्ट किया और उसमें बताया कि जो स्टूडेंट्स की एवरेज कैलोरी है इनटेक हो रही है वो 1500 और नॉट। द कलेक्टेड डाटा ऑफ एवरेज कैलोरीज इनटेक ऑफ सैंपल स्टूडेंट्स इज प्रेजेंटेड इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कितना मतलब कितना ही बेहुदा क्वेश्चन है, मतलब बेहुदा बोले क्या बोले यार, अब चलो बोल दिया। अगर हम किसी भी डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही तो बोलते हैं, क्योंकि हमने 145 स्टूडेंट्स का डाटा लिया है, वो सैंपल डाटा है, उसको अगर फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम कि इतने से इतने कैलोरीज में इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने से इतने कैलोरीज में इतने स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी में करा तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हुआ वो। अब इसको क्या ही समझाना है, यहां देखो, अ ग्रेन होलसेलर विजिट द ग्रेनरी मार्केट while going around to make a good purchase he takes a handful of rice। कई बार हम जाते हैं मार्केट में, आप भी गए होंगे राशन की दुकान पर, बाहर चावल की या किसी की भी बोरी लगी होती है, हमारी आदत होती है उसमें हाथ मारने की, मेरी तो होती थी बचपन में, मैं तो मारता था हाथ। ठीक है ना, तो हमने अगर वहां से कुछ लेके हाथ में देखा, चेक किया, चावल की क्वालिटी देखी या किसी की गेहूं की क्वालिटी, कुछ भी अगर बाहर रखा है और हमने उसको देखा तो वो सैंपल लिया ना हमने, हमने थोड़ी कि पूरा का पूरा वो जो बोरी है उसको हमने देख लिया कि बिल्कुल सही है, हमने तो सैंपल देखा कि हाँ कैसी है क्वालिटी। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, इन ऑर्डर टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ फार्मर प्रोड्यूस द हैंडफुल ऑफ राइस टेकन फ्रॉम अ सैक ऑफ राइस, जो वो बोरी थी चावल की उससे हमने अपने हाथ में कुछ सैंपल लिया ना, चेक करने के लिए कि अच्छी क्वालिटी का होगा तो ले लेंगे, तो सैंपल लिया हमने। डी ऑप्शन है, कितना सिंपल सा है, कितना सिंपल है। तो ये सैंपल, पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक, पैरामीटर, इन सब के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो डली हुई है पूरी की पूरी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पर, और एमसीक्यू भी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने बहुत सारे इसके अलग से, तो वो जाके देखो आप, वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और खत्म, बस खत्म, लास्ट वीडियो है, उसके बाद
सब कुछ कवर कर लिया हमने, एमसीक्यू भी कवर कर लिए और 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के भी कवर कर लिए। इससे ज्यादा तो इसमें नहीं बनते क्योंकि 5 नंबर का तो चैप्टर ही है ये बस। ठीक है ना, 1 सैंपल टी टेस्ट के क्वेश्चंस कर लिए, 2 सैंपल टी टेस्ट के क्वेश्चंस कर लिए। अगर हमें डायरेक्ट मीन नहीं गिवन या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन तो वो भी कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया। ठीक है जी, चलो ये छोटा सा क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं कि सैंपल साइज हमें गिवन है कितना 36 और म्यू गिवन है 60, एक्स बार गिवन है हमें कितना एक्स बार कहाँ गया, a sampling distribution of the sample mean x is formed from a population with mean weight this and standard deviation this. Okay, what is the expected value and the standard deviation of x bar? अच्छा यहाँ पर x बार तो गिवन ही नहीं है, वो तो हमें निकालना ही है। चलो निकाल लेते हैं, भी क्या दिक्कत है। और ये हमें दिया हुआ है 9। अच्छा देखो, अब ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन तो दिया हुआ है ना, ये हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है ये, और ये भी पॉपुलेशन मीन है। तो यहां पर पूछा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब हो जाता है आपका सैंपल मीन, सैंपल मीन। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एक्स बार, और वो हमारा क्या होता है, म्यू के इक्वली होता है 60 केजी। ठीक है ना, 60 केजी ही आ जाएगा अगर केजी में गिवन है तो। यहाँ पर आगे बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, यहाँ पे लिखा ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, इसका मतलब यही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल ये किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। और इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉपुलेशन वाला है अपॉन में रूट एन। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 9 अपॉन में रूट 36, यानी कि 9 अपॉन में 6, 3 अपॉन में 2 और कट के आ गया 1.5। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी बन सकते हैं आपके, बट ये 2 मार्क्स में आया होगा क्वेश्चन जरूर, है ना। तो हो सकता है कि 1-2 नंबर में आ जाए क्वेश्चन और आपके 3 1-1 मार्क्स में आ जाए, और हो सकता है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए और 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स में आ जाए। तो इस तरीके से पेपर सेट हो सकता है आपका। बट क्वेश्चंस जितने हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं इसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, कुछ अलग नहीं मिलेगा। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आप क्वेश्चन करके आ जाओगे, पैटर्न सब में एक ही चलता है। ठीक है ना, बस याद रखनी है कुछ कंडीशंस। तो ये हो गई हमारी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की वन शॉट पीवाईक्यू सैंपल पेपर कवर कर लिए हमने इसमें, जो कि बहुत डिमांड कर रहे थे आप लोग कि सर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दो। 5 नंबर का चैप्टर है, ज्यादा टेंशन मत लो, जितना कर लिया उतना बहुत है इसमें। और ये अच्छे से वीडियोस करके जाओ, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये तो जरूर करके जाना है, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। अगर ये कर लिया तो आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको ये नहीं लगेगा कि यार छोड़ के आ जाए, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमने ये जो पीवाईक्यूज की सीरीज है काफी आगे आ गए हैं, कैलकुलस का पूरा पार्ट डाल दिया, प्रोबेबिलिटी डाल दी है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट यूनिट पूरी डाल दी है। आज हमने ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी पूरी कर दी है। तो अब हमारा ज्यादा सिलेबस नहीं रह गया पीवाईक्यूज का, उसे भी कंप्लीट कर देंगे। बट यही है कि आप वीडियोस को देख नहीं रहे हो, ना कुछ कमेंट कर रहे हो, हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो देखो, आपके लिए बना रहे हैं, आपके फायदे के लिए बना रहे हैं। ठीक है ना, तो मिलेंगे फिर आपसे ऐसे ही एक अनदर वीडियो के साथ, अनदर चैप्टर के साथ। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।